सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण, साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम व्याकरण के एक बहुत ही अहम बिंदु की चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि काफ़ी हद तक आप उस बिंदु के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे और आगामी चुनौतियों में लड़ने का सामर्थ्य अपने आप में ला सकेंगे। आज हम व्याकरण के जिस बिंदु की चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु है विशेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरणिक इकाई। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि व्याकरणिक इकाइयों के अंतर्गत वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लोकोक्ति और मुहावरों को रखा गया है। इसके अलावा वाच्य, काल, कारक भी इस श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण इकाई की चर्चा करने जा रहे हैं वो है विशेषण। भाग 2 आगे इसलिए लिखा है क्योंकि भाग 1 में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कर दिया जाएगा। भाग 1 में विशेषण का अर्थ और उसके प्रकारों को सामान्य रूप से समझाया गया है। आज भाग 2 में हम विशेषण के पहले और महत्वपूर्ण प्रकार की चर्चा करेंगे। उस प्रकार की चर्चा करने से पूर्व हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में विशेषण है क्या। एक बार पुनः मैं परिभाषा दोहरा देता हूँ। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषक को विशेषण कहा जाता है। देखिए, विशेषक जो है वो भी विशेषता बताने वाला ही होता है, इसलिए एक नए शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। विशेषण वे शब्द हैं जिनका काम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना है। बाकी शब्दों की विशेषता बताने का काम इनका नहीं है। यदि क्रिया की कोई शब्द विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण न होकर के क्रिया विशेषण होगा, और यदि विशेषण की भी कोई विशेषता बता रहा है तो वो भी विशेषण न होकर के प्रविशेषण माना जाएगा। देखिए, डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इसकी जो परिभाषा है उसको आप बड़ा ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा अगर समझ में आ गई तो विशेषण को समझते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार पुनः बता देता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें गौर कीजिएगा, एक संज्ञा और एक सर्वनाम। इसके अलावा ये शब्द किसी की भी विशेषता नहीं बताएंगे। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वे शब्द विशेष से कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम युक्त जो शब्द है उसे विशेष से भी कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं पहले और महत्वपूर्ण प्रकार के विषय में। पहला और महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। आज हम जिस विशेषण की चर्चा करने जा रहे हैं वो विशेषण पहला और अहम विशेषण है जिसे गुणवाचक विशेषण के रूप में परिभाषित किया गया है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुणवाचक विशेषण है क्या। तो देखिए, कुछ बातें यहाँ अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में सम्मिलित की गई हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण के संदर्भ में उनकी विशेषता बताने का प्रयास करते हैं। अर्थ और परिभाषा आपके समक्ष स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। एक बार ध्यान से इस परिभाषा को पढ़ लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम की गुण के संबंध में विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। यानी ये बखान करेंगे संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का। लेकिन यहाँ यह जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सिर्फ गुणों का ही बखान नहीं करेंगे, बल्कि इनमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। आगे देखिए, इस विशेषण के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम के सिर्फ गुण ही नहीं देखे जाते, बल्कि इसके अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम के दोष, रंग, प्रकार, अवस्था,
स्थिति, दशा आदि का भी बोध होता है। इसलिए इस बात को हमें कंठस्थ कर लेना होगा कि गुणवाचक विशेषण वे विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण की तो पहचान करवाते ही करवाते हैं, साथ ही साथ दोष, उनका रंग, उनका प्रकार, उनकी अवस्था और उनकी स्थिति और उनकी दशा के विषय में भी हमें बोध करवाते हैं। गुणवाचक विशेषण के संबंध में संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित निम्नलिखित स्थितियां देखी जा सकती हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के संदर्भ में ये क्या क्या ब्यौरा देंगे उसको हमने पॉइंट वाइज, आपको कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाए इसलिए पॉइंट वाइज इसको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, गुण का तो ये बखान करते ही करते हैं। संज्ञा में यदि कोई गुण विद्यमान है, जैसे ईमानदार व्यक्ति, अब व्यक्ति संज्ञा है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है, तो इसका मतलब उसमें ये गुण विद्यमान है और ये विशेषता बताने का काम कर रहा है ये गुण। देखिए, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम के गुण के विषय में हमें पता चलता है। तो 4 शब्द आपके सामने दिए गए उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए, जैसे ईमानदार, अच्छा, सुंदर, चतुर। इन चारों शब्दों का प्रयोग यदि संज्ञा के साथ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह शब्द अपने आप में गुणवाचक विशेषण होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं दोष की। ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के दोष का भी विवरण देते हैं, जैसे बेईमान लोग, बेईमान स्त्री। संज्ञा व सर्वनाम के दोष का विवरण देने वाले शब्द भी इस श्रेणी में आते हैं। 4 शब्द आपके समक्ष रखे गए हैं जो दोष से रिलेटेड हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे शब्द हैं, जैसे बेईमान, बुरा, निठल्ला और झूठा। शर्त यह है कि ये शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त किए जाएंगे और संज्ञा की जब विशेषता बताने का ये शब्द काम करेंगे तभी ये गुणवाचक विशेषण माने जाएंगे। इस बात को हमें अपनी मानसिकता में फिट कर लेना होगा। आगे बात करते हैं रंग की। तो गुणवाचक विशेषण वे शब्द हैं जो रंग के संदर्भ में भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, जैसे लाल तरबूज, हरा आम, नीला पत्ता, पीला पत्थर। अब देखिए, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए रंग का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। रंग से युक्त शब्द जो हैं वो भी अपने आप में गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखे गए हैं। आगे बात करते हैं आकार। आकार को लेकर के भी कुछ शब्दों का समावेश गुणवाचक विशेषण में किया जाता है, जैसे चौकोर, शंक्वाकार, पतला या फिर लंबा। स्वाद को लेकर के भी कुछ शब्द इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा। संज्ञा या सर्वनाम के साथ यदि स्वाद युक्त कोई शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो शब्द उसकी विशेषता ही बता रहा होगा, जैसे मीठा आम, कड़वी खीर, खट्टे अंगूर। तो अंगूर के साथ खट्टे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो खट्टा स्वाद का विवरण दे रहा है, और स्वाद का विवरण देने के कारण विशेषता तो ये बता ही रहा है क्योंकि विशेषण है और साथ में स्वाद का विवरण दे रहा है। तो ऐसे शब्द इस श्रेणी में आते हैं। दुर्गंध को लेकर के भी कुछ शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं और उनकी विशेषता का बोध कराते हैं, जैसे बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंध युक्त और खुशबूदार। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे बदबूदार खाना, सुगंधित पुष्प, दुर्गंध युक्त मार्ग और खुशबूदार कमरा। अब देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें बोध करवा रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का। तो दुर्गंध के अंतर्गत महक को भी, सुगंध को भी शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि दुर्गंध वाले शब्द आएंगे, इसके अपोजिट भी इसमें रखे गए हैं, जैसे गुण के अपोजिट दोष को भी रखा गया है ना, ठीक उसी प्रकार स्पर्श को लेकर के भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर के उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, जैसे नरम, कठोर, मुलायम, चिकना। अब देखिए, संज्ञा शब्दों के साथ इनका प्रयोग करते हैं। तो नरम गद्दा, कठोर बिस्तर, मुलायम सदर, चिकना पत्थर। अब देखिए, पत्थर चिकना है तो स्पर्श करेंगे तभी पता चलेगा कि पत्थर चिकना है। तो स्पर्श से युक्त कुछ शब्दावली श्रेणी में रखी गई है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए खासकर काम में ली जाती है। दिशा की यदि हम बात करें तो जैसे पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी,
या फिर दक्षिणी पश्चिमी, कई बार दो दिशाओं का एक साथ प्रयोग करके भी विशेषता बता दी जाती है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है, तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। अब दक्षिणी पश्चिमी जो शब्द है वो राजस्थान की विशेषता बता रहा है, तो दिशा को लेकर के भी कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो उनकी विशेषता को उजागर करते हैं। इसके बाद बात आती है दशा की। दशा से संबंधित कुछ शब्दावली जो विशेषण के रूप में प्रयोग की जा रही है, उसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष हैं उन शब्दों के, जैसे स्वस्थ, रोगी, नया या फिर पुराना। प्रयोग की अगर हम बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति, रोगी बालक, नया घर, पुराना बिस्तर। अब देखिए संज्ञा के साथ उसकी दशा का बोध कराने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और ऐसे शब्द भी गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत अवस्था को लेकर के भी कुछ शब्द सम्मिलित किए गए। अवस्था जैसे प्रौढ़, तरुण, बूढ़ा, जवान, इन सब का प्रयोग संज्ञा के साथ होगा, और संज्ञा के साथ होने के कारण वो संज्ञा की विशेषता का बोध कराएंगे, और बोध कराते ही वो विशेषण की श्रेणी में चले जाएंगे। और विशेषण की श्रेणी की अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में वो शब्द जाएंगे। जैसे संज्ञा के साथ मैं इन शब्दों को प्रयोग में ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रौढ़ व्यक्ति, तरुण बालक, बूढ़ा किसान, जवान औरतें। समझ पा रहे हैं आप? संज्ञा के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, और विशेषता के अंतर्गत ये उनकी अवस्था का ब्यौरा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे शब्द भी गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में शामिल किए जा सकते हैं, और किए जाते ही हैं। अगली जो बात आ रही है वो 12 नंबर पे देखिएगा आप। स्थान को लेकर के भी कई बार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे नागौरी, रजाई, जापानी व्यक्ति, विदेशी महिला, देसी घराना। यानी स्थान को लेकर के भी कुछ विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ किया जा सकता है, और ऐसे शब्द भी गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। 13 नंबर पे जो शब्द दिया गया है वो काल को लेकर के है। काल, काल यानी समय, समय का बोध करवा रहा है, बीच में डैश का निशान आएगा। काल के अंतर्गत आधुनिक, प्राचीन, ऐतिहासिक और ताजा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे आधुनिक पुस्तकें, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और ताजा खबरें। खबर की विशेषता बता रहा है कि वो ताजा है, खबर अपने आप में संज्ञा है, और विशेषण तो कहते ही उसी शब्द को है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान में रखने वाली जो बात है वो यही है कि हमें विशेषण की परिभाषा को बड़ा ध्यान से देख लेना है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। अगर किसी और व्याकरणिक इकाई की विशेषता बताई जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि वो विशेषण तो नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। और वो क्या होगा? हर व्याकरणिक इकाई की अहम जानकारी आपको टॉपिक वाइज प्रदान की जा रही है, और आगे भी की जाएगी। तो आप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप समस्त जो व्याकरणिक इकाइयां हैं उनके संप्रत्यय को समझ लेंगे, और जो भी अंतर व्याप्त है इनमें उस अंतर को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम विशेषण की बात कर रहे हैं और गुणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। ये ऐसे विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं, लेकिन गुण के साथ साथ बहुत अहम चीज़ें हैं जो इसमें सम्मिलित की गई हैं, उन सभी का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, मुख्य रूप से यही वो स्थितियां हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर के उनकी विशेषता का बोध करवाती हैं। उम्मीद की जाती है कि काफ़ी हद तक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का यदि कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे उस संशय को दूर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी तरीके का कोई संशय है तो उस संशय को दूर करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।